बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन। ये हमारा स्केड्यूल 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट लिए गए हैं, तकरीबन 12 टेस्ट लिए गए। फिर रमज़ान शरीफ आ गया, तो आज चूँकि है 15 मई है, तो कुछ ये रमज़ान शरीफ की वजह से फिर स्केड्यूल जो है कुछ उसको मज़ीद अपडेट करना पड़ा, और कुछ एक महीना तकरीबन टेस्ट नहीं भी हुए। तो पहले 12 टेस्ट लिए गए थे, अब नेक्स्ट ये स्केड्यूल स्टार्ट हो चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो वीडियो देख रहे हैं, जो ग्रुप के मेंबर नहीं है तो नोट कर लें। नंबर है 03447807807798। ठीक है, तो आप इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन उस पर ये जो हमारा ना ये मतलब कंट्री कोड है, ठीक है, पाकिस्तान का। और इसके बाद है नंबर 034478077798। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको अगर इजी ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपना नंबर आप सेंड करके आप, बेहतर है अगर कांटेक्ट इम्पॉसिबल आपको लगे तो फिर आप कांटेक्ट कर लें, वहाँ पे नंबर भेज दें, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, यानी सैलिटेट किया जाएगा केमिस्ट्री के हवाले से। ठीक है, तो ये स्केड्यूल स्टार्ट हुआ था यानी 27 फरवरी से। तो अब इंशाल्लाह ये 5-6 माह रहेगा, इसमें टेस्ट होंगे, स्पेशली लेक्चरर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के हवाले से हैं। तो ये टेस्ट केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा मतलब इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हैं, तो डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद इसकी आंसर की भेजी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, पार्टिसिपेशन मस्ट है उसमें। ठीक है, उसके अलावा कोई यानी चार्जेस वगैरह किसी किस्म के भी नहीं है, सिर्फ पार्टिसिपेशन जो है वो मस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। वैलेंसी एक्सप्रेसेस इन, तो वैलेंसी होती कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद एन अदर एलिमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर नहीं है इसका, तो इसका नन होगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी थी, इसमें लेविस और कोसेल ने दी थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका नन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी में भी, तो वैलेंसी ज़ीरो भी हो सकती है, जैसे एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा तो ज़ीरो होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकती है, लेस देन ज़ीरो भी, फ्रैक्शनल में भी हो सकती है। जैसे ये कंपाउंड है N3H, इसको कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, तो इसमें हाइड्रोजन +1, तो ये -1/3, यहाँ पे एक नाइट्रोजन की ये वैलेंसी है -1/3, तो इस तरह माइनस में भी हो सकती है, तो यानी एक्सेप्ट यहाँ पे था ऑप्शन में, तो इस लिहाज से नन होगा राइट। इलेक्ट्रोवैलेंट बांड यानी आयनिक बांड, तो आयनिक बांड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ट्रांसफ़र और डोनेशन में फ़र्क है। ट्रांसफ़र उस वक्त होता है जब किसी को कुछ दिया जाता है और फिर उसको अपने साथ अटैच करने के लिए कुछ दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। और जब कंप्लीट किसी को दे देंगे तो उस वापस नहीं लेंगे, या उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसे डोनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से चूँकि एटम जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्लोराइड को क्लोरीन से क्लोराइड बनेगा, तो क्लोराइड अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से वो इसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को तो क्लोराइड बनेगा, तो वो फिर इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो सोडियम क्लोरीन को अपने साथ लगाने के लिए क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन उसको दे रही है, तो इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। अगर कंप्लीट दे देगी यानी कि दे देगी और उसके बाद कोई सरोकार उससे नहीं होगा, तो फिर इसको डोनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इसका ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होना था। विच साल्ट ऑफ सोडियम मोर सॉल्युबल, तो सबसे ज़्यादा क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड, इनकी लैटिस एनर्जी कम होगी। फास्फेट का तो चार्ज ज़्यादा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा क्लोराइड सॉल्युबल हैं, उसके बाद सल्फ़ेट चूँकि -2 चार्ज है, और उसके बाद फास्फेट लेस सॉल्युबल हैं एज़ कम्पेयर टू सल्फ़ेट एंड क्लोराइड। बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग की बात की गई है, बेंजीन मालिक्यूल की बात नहीं की गई। तो बेंजीन रिंग में 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 9 इसका राइट आंसर था, यहाँ पे 9 नहीं है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग और बेंजीन मालिक्यूल में बहुत फ़र्क है।
उसके बाद नेक्स्ट है विच कंपाउंड कंटेन ओनली कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में दोनों बांड हैं, ठीक है। इसमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा और फिर O और H के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो इसमें दोनों बांड हैं, ठीक है। इसमें अमोनियम क्लोराइड में इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट भी है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी है। तो यहाँ पे ओनली का वर्ड यूज़ किया गया, इस लिहाज से राइट आंसर इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होगा, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, तो जिसमें दोनों हों सिर्फ, इसके अलावा और कोई बांड ना हो। वेरिएबल वैलेंसी एस ब्लॉक के एलिमेंट तो शो नहीं करते, पी ब्लॉक के करते हैं। जैसे लोअर एलिमेंट हैं किसी भी ग्रुप के, नाइट्रोजन फैमिली के, जैसे वो सल्फ़र शो करती है +2 -2 +4 +6, इसी तरह नाइट्रोजन शो करती है 0 +1 +2, बहुत सी वैलेंसी शो करती है। इसी तरह इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर एलिमेंट शो करते हैं, जैसे लेड +2 +4 शो करती है। तो इस लिहाज से डी ब्लॉक के तो करते हैं, ये तो आपको आइडिया है। यहाँ पे ऑनली का वर्ड यूज़ किया गया है इस हिसाब से, मतलब अगर यहाँ पे पी और डी दोनों होता और बोथ पे होता तो फिर मान लेते इसको, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर, तो ऑक्सीजन की MOT ड्रा करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इसमें π2p y और π2p z में 1 अनपेयर्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है। पैरामैग्नेटिक, इनमें कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पैरामैग्नेटिक साइनाइड है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें साइनाइड में ये, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की लाइक ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है N2 के साथ, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन जब कार्बन लेगी तो वो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगी ना, तो नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेट। नाइट्रोसोनियम आयन भी इसकी भी N2 वाली है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन इनमें सभी में सेम है, ठीक है ना। अब N2 की जैसे डायग्राम होगी MO2 इसकी भी वैसे होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की भी इसकी तरह ही होगी जैसे N2 की डायग्राम होती है। इन सभी में याद रखें ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन सबसे बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो 2 एटम के बीच होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड पूछे तो वो HF का है। बहरहाल नन ऑप्शन होगा, तो चूँकि सभी डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनको आइसोस्टेरिक भी बोल सकते हैं। आइसोस्टेरिक 2 स्पीशीज़ विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका नन होगा। नाइट्रोसोनियम एन होता ना वो। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन के रेजोनेंट स्ट्रक्चर 3 हैं और क्लोरेट आयन के भी 3 हैं। क्लोरेट आयन के भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ये क्लोरेट आयन होता है, तो इसके ये 3 ये जो नेगेटिव है ये 3 ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज, एक ये एक ये एक ये पे, ऐसे 3 इसके रेजोनेंस बनेंगे। तो कार्बोनेट के भी 3 हैं, तो यहाँ पे 3 नन ऑप्शन होगा इसका 11th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटालिक लस्टर इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो मेटालिक लस्टर ये डिफ्यूजन ऑफ मेटल आई नो एक्साइटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये ठीक था, लेकिन प्रोटॉन है यहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ कर्नल। ये जो होता है ना, इसका जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पीछे जो जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे के पीछे वाला बचेगा उसको कर्नल शेल बोलते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट वगैरह। यहाँ पे होना था ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो नन होगा। अच्छा, कोवलेंट कैरेक्टर कब ज़्यादा होगा, जितना केटाइन लार्ज होगा, सॉरी लीस्ट कोवलेंट केटाइन लार्ज होगा और स्मॉल एनाइन होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर उसमें कम होगा, ठीक है। अफजान रूल को अच्छे से पढ़ लेना। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इसका, इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है ये ज़रा देखें स्ट्रक्चर, थोड़ा इसको लेस कर लेते हैं। इसमें अच्छा, अच्छा इसका चलो ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास, सॉरी ये रेज हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इस तरह। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना।
3 3 6 8, ये 8 बॉन्ड हो गए, ठीक है। ये इसमें 9 और 10 हो गए, ये 11 और ये 12 हो गए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और होगा, 13 हो गए, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16 डबल बॉन्ड है। तो इसमें 16 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड इसमें 4 हैं। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसका नन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्वॉल्व डी पाई बी पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो हमारे पास राइट आंसर होगा। इसमें देखेंगे, अच्छा नाइट्रेट में तो ये है ना NO3-1 है, ठीक है ना। तो इसका इस तरह स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ये हमारे पास है नाइट्रेट का, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन चूँकि इसके वो P वाले ही इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास, ठीक है, तो नाइट्रोजन के P वाले ही इलेक्ट्रॉन ही यूज्ड हो रहे हैं। तो इस लिहाज से इसमें हमारे पास बल्कि यहाँ पे एक इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, एक इसमें यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो वो जो लोन पेयर है तो मतलब P वाला ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी ये 3 जो अनपेयर्ड हैं नाइट्रोजन के, यानी ये डबल बॉन्ड 2 और एक ये अनपेयर्ड जो P में होते हैं, इस वजह से तो इसका PD वाला यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। बोरेट में भी नहीं होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड है, तो सल्फाइड का देखते हैं। सल्फाइड हमारे पास होता है, सल्फाइड होता है SO3। अब यहाँ पे -2, ठीक है। तो यहाँ पे -2 है, तो इस लिहाज से इसका क्या होगा कि यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। -2 +6 +4 है, तो -2 ये तो -2 ओवरऑल चार्ज बनेगा ना इसका। तो यहाँ पे सल्फ़र की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ओवरऑल चार्ज -2 होता है सल्फेट पे। तो इस लिहाज से सल्फ़र जब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो उसके P वाले ही जो 2 अनपेयर हैं वो यूज्ड होंगे बॉन्डिंग में। लेकिन जब 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या 6 शो करेगा तो उससे फिर वो एक्साइटेशन होगी। मतलब अगर 4 शो करता है तो वो P से एक D में जाएगा ना, और अगर इसमें मज़ीद उसमें अगर 6 शो करता है तो फिर एक और D में जाएगा, 3s से भी इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा ना 3D में, तो इस तरह वो 6 शो करेगा। SO2 गैस में भी D वाला कंज्यूम होता है, P/D बॉन्डिंग SO2 में भी होती है। उसमें एक पाई बॉन्ड P बॉन्डिंग होती है और एक पाई बॉन्ड उसमें होता है D/P बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड दोनों P पाई बॉन्डिंग से बनते हैं, ये याद रखना है। तो इसमें यानी D ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो B राइट होगा, सल्फाइड, ठीक है। OF2 में कितने लोन पेयर हैं? फ्लोरीन के पास तो हमेशा 2-3 लोन पेयर होंगे और ऑक्सीजन के पास तो टोटल 8 लोन पेयर होंगे। मिनिमम बॉन्ड एंगल इनमें किसके पास होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे BF3 तो sp2 है, 1020 होगा ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये T शेप होती है, इसमें 90 होगा, ठीक है। अब अमोनिया से इसमें ये NF3 में ना 106 होता है, ठीक है ना। अमोनिया से कुछ बॉन्ड एंगल जो है ये इसका ज़्यादा कम होता है, चूँकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम है अमोनिया की निस्बत यहाँ पे नाइट्रोजन कम खींचेगा फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज़्यादा होती है तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होता है। अब अमोनिया और NF3 का कंपेयर करें तो अमोनिया का 107 है, तो इसका 106 इस वजह से कि नाइट्रोजन की इतनी पावर नहीं होगी फ्लोरीन को खींचने की जितनी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन को खींचने की है अमोनिया में। तो इस लिहाज से 106 के अबाउट इसका बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। और देखें इसका अमोनिया से इसका कम होगा, PH3 का तो काफ़ी कम होगा, चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। कार्बन इसका 97 के अबाउट होता है। तो बहरहाल सबसे कम तो है ClF3 का, ठीक है। राइट आंसर इसका ये होगा ClF3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। तो इनमें से बॉन्ड एनर्जी इनमें से किसकी मैक्सिमम होगी? आप इनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर होगा ना 3, चूँकि इसमें ये N2 के साथ आइसोस्टीरिक है। आइसोस्टीरिक मीन सेम एटम है, सेम इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो चूँकि इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा N2 के
तो और इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो एंटी बॉन्डिंग में एक जब इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाता है एंटी बॉन्डिंग में, तो उसका जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करने से 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ होता है। मसलन कह लें आप 6 हैं टोटल, जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 आ रहा है। मान लें कि 4 - 2 कर रहे हैं ना, तो 4 - 2, ये देखिए ना 4 माइनस, या चलो इस तरह कर ले, मैं आप समझाता हूँ। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक और भी ट्रिक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको याद रखना। ये मैक्सिमम ये जो मालिक्यूल होते हैं जिनमें यानी 12-14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, 10-12 से ज़्यादा होते हैं, उनमें ये आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 से ज़्यादा होते हैं। जैसे नाइट्रोजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास हैं 5, और ऑक्सीजन के पास 6 और 5 11 और 1 12, ठीक है ना। तो इस लिहाज से 12 हैं, तो 12 में से 8 को निकाल देना है, पीछे जो बचना है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। 8 - 4 बटा यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन इसके लिए ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 12 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं है ये ट्रिक। तो इसका बहरहाल जैसे नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, तो जब ज़्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग में, जब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ करता है। एंटी बॉन्डिंग में जब एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, इनका डिफरेंस बाई 2, अब ये जब एक ज़्यादा होगा तो ये जो डिफरेंस है ये एक कम हो जाएगा, और एक कम होगा तो उसका हाफ लेंगे तो 0.5 आएगा ना, यानी 0.5 डिक्रीज़ कर गया। तो इस हिसाब से चूँकि NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन की निस्बत इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो जब MOT डायग्राम ड्रा करेंगे ना, तो आप इसमें देखेंगे एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो इस हिसाब से फिर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 होगा। अब नीचे वाले का देखें, इसमें अब एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका तो फिर बॉन्ड ऑर्डर मज़ीद कम हो जाएगा, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर NO में बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, NO में बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। तो इस लिहाज से अब यहाँ पे मैं आपको वो ट्रिक जो बता रहा हूँ ज़रा देखें इसको, ठीक है ना। अब NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन के पास 5 हैं, वैलेंस में ऑक्सीजन के पास 6 हैं, नाइट्रोजन के पास 5 और 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, 6 और 5। तो इस लिहाज से अब मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी है, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा, तो NO प्लस इसका राइट आंसर होगा। विच कंपाउंड डू नॉट इनमें ना सभी में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। आप सिंपल याद रख लें कि नॉर्मल जब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के से अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रही है तो उसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रही है तो उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये आपने याद कर लें। तो ज़्यादा एक ट्रिक है कि अगर कोई चीज़ जैसे सल्फ़र है तो ये ऑक्टेट के लिए 2 वैलेंसी शो कर सकती है, नाइट्रोजन 3 शो कर सकती है ऑक्टेट के लिए, ठीक है ना। अब SO2 है तो ये 2 शो, सल्फ़र 2 शो कर सकती है ऑक्टेट के लिए, लेकिन अब मैक्सिमम अगर इससे ज़्यादा शो करेगी तो मेन इसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये याद रखने के लिए। अब यहाँ पे सल्फ़र क्या है, यहाँ पे सल्फ़र है प्लस, असल में ये इस तरह होता है, जैसे ये हमारे पास है ना SOH है, यहाँ पे भी SOH है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो पूरे हो गए, तो एक लोन पेयर सल्फ़र के पास अब 2 लोन पेयर, एक ये ऑक्सीजन को, ये H2SO3 बन गया, ठीक है ना, ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया। अब नाइट्रिक एसिड जैसे ये है, ठीक है। अब नाइट्रस एसिड तो ये बन गया, अब इसमें नाइट्रोजन 3 ही शो कर रहा है, ठीक है ना, यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब जो इसका लोन पेयर है ये डोनेट करेगा तब भी 5 शो करेगा ना, तो नाइट्रस एसिड में शो नहीं करता, लेकिन मैंने अभी बनाया नाइट्रिक एसिड तो इसमें शो करेगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये जब SO के साथ बॉन्ड बनाएगी तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है ना। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगी ना तो अपना लोन पेयर देगी, ठीक है ना। तो इस सूरत में इसमें भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट आ जाएगा, यानी रूटीन से जो एक्स्ट्रा वैलेंसी शो कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा एक और बता दूँ, रूटीन से कोई चीज़ जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बढ़ेगी ना तो उसमें यानी पर 2 एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है तो उसमें एक कोऑर्डिनेट उसमें, अच्छा सल्फ़र H2S में कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं है चूँकि सल्फ़र +2 में ही है,
ठीक है। और अगर SO2 की बात करें तो उसमें +4 है, तो 2 इंक्रीज़ की रूटीन से, तो 2 से के हिसाब से एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो उसमें क्या होगा कि उसमें +2 से +6 मीन के पर 2 एक बॉन्ड इंक्रीज़ होता है, तो ये 4 मीन के 2 टाइम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ की +2, तो इस हिसाब से 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होंगे। जैसे सल्फ्यूरस एसिड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसमें एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर +6 है तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होंगे। अगर सल्फ़र +8 शो कर रही है तो फिर उसका 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करती सल्फ़र। तो विच हैज़, तो इसका नन आंसर होगा विच हैज़ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा जिसकी लैटिस एनर्जी, ये तो है वैसे कोवलेंट करैक्टर में आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसमें सीटो इनर्ट कन्फिग्रेशन आ गई, तो सीटो इनर्ट में जो d ऑर्बिटल होता है वो डिफ्यूज़ होता है, तो s वाला पेनिट्रेट कर जाता है अंदर की जानिब, तो इस लिहाज से फिर उसमें न्यूक्लियस पावर बढ़ जाती है और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी और उससे वो कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये आयनिक है, याद रखें आयनिक है, लेकिन पानी में आलमोस्ट इनसॉल्युबल है ड्यू टू हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट, आयनिक है, लिथियम फ्लोराइड आयनिक है लेकिन पानी में इनसॉल्युबल ड्यू टू हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी एक्चुअल में डिपेंड करती है ये फोर्स पे, और कॉलम फोर्स Q1/Q2/R²। यहाँ पे ये क्या है, उन पे चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, और R जो है ये R², ये डिस्टेंस है बिटवीन 2 एटम, ठीक है ना, 2 आयन्स। तो अब इनमें Q1 और Q2, इसमें भी 1 है और इसमें भी Q1 Q2 1 है, चूँकि +1 -1 मल्टी, एक ज़रब एक जवाब आएगा, एक ज़रब एक जवाब आएगा। अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो उसमें Q1 Q2 क्या होगा, 2 होगा, यानी मैग्नीशियम का 2 और क्लोरीन का 1, यानी मतलब चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है ना। अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसमें प्रोडक्ट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना, क्योंकि -2 ऑक्सीजन का और +2 किसका, तो 2 ज़रब 2, यानी चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या, प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 Q2। तो जितना ज़्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब चूँकि यहाँ पे प्रोडक्ट चार्ज का सेम है तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। चूँकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी, तो उसमें लैटिस एनर्जी कम होगी और उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो KCl इसका राइट आंसर होगा। विच इज़ नॉट अ गैस। अच्छा, अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो है, ये तो सभी को कन्फर्म है कि अमोनिया गैस है। ऐसे लॉजिकल थोड़े बहुत क्वेश्चन, अब कॉमन सेंस है कि अमोनिया में तो ये तो सुनते आए हैं गैस है, तो भाई इसमें तो हाइड्रोजन, फास्फीन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं, तो इसमें ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी गैस है, और NM इसमें भी वीक फोर्सेस होती हैं, ये भी गैस है, तो सभी गैसेस हैं इसमें, तो नॉट गैस यहाँ पे नन होगा। क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में ना कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है कि कॉपर जो है इसके साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ठीक है ना। मैं इसका एक साइड से बनाऊँगा, एक साइड से। अब 2 पानी के मॉलिक्यूल मैं अटैच नहीं करवाऊँगा क्योंकि स्पेस कम है। अब एक पानी का मॉलिक्यूल, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये उसके पानी के H हैं। इसी तरह यहाँ पे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड 2 ये हो गए, 2 इधर से पानी के जुड़ेंगे 4। ये तो आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर 9th में जहाँ पे हाइड्रेशन है ठीक है ना, वो हाइड्रेशन है, हाइड्रोलिसिस, वहाँ पे आपने ये पढ़ा हुआ है कि कॉपर की हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से उसके साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल हैं, और सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी कम है, चूँकि साइज़ भी ज़्यादा है सल्फेट का, तो उसके साथ पानी का जस्ट एक मॉलिक्यूल अटैच होगा। अब सल्फेट मान लें, मैं ये ना, ये इसमें ये मान लें ये पूरा सल्फेट है, ठीक है ना। तो सल्फेट के साथ अब क्या होगा, यहाँ पे इसका जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, सल्फेट की जो O नेगेटिव हैं वहाँ पे H की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। और फिर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बाकी ये सल्फेट के 2 जो डबली बॉन्डेड होते हैं ना ऑक्सीजन, ये हैं,
तो ये याद रखें। इसमें अब कितने हाइड्रोजन बांड हो गए, 2 हाइड्रोजन बांड ये हो गए और 2 हमारे पास ये हाइड्रोजन बांड लोन पेयर की वजह, तो 4 हाइड्रोजन बांड है और 4 ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड है। तो इसका राइट आंसर ये होगा 4 4। ठीक है। क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट हाउ मैनी वाटर मालिक्यूल, तो क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट हाउ मैनी वाटर मालिक्यूल, फॉर्म एक ही मालिक्यूल जस्ट हाइड्रोजन बांड बनाता है, वही मालिक्यूल 4 हाइड्रोजन बांड कैसे बनाता है, 2 सल्फेट की, 2 ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ और 2 जो होती हैं पानी के मालिक्यूल जो कॉपर के साथ होते हैं उनकी हाइड्रोजन के साथ, वो एक पानी के लोन पेयर पीछे समझाया, गूगल सर्च कर लेना स्ट्रक्चर इसका। ठीक है। विच हैज़ लीस्ट बॉन्ड एंगल, लीस्ट बॉन्ड एंगल इसमें किसका होगा, NH3 का तो 107 है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बॉन्ड एंगल कम होगा। PCl3 का अच्छा इसमें NF3 का तो 106 मैंने बताया। PF3 का भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव चूँकि कम है तो इस लिहाज से NF3 से भी कम होगा। इसका तकरीबन ना इसका जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 107, इसका 106 और गालिबन इसका 101 होता है। सॉरी, इसका यहाँ पे शायद 97 बताया, पीछे भी मज़ीद गूगल कर लेना। और इसका होता है 101, चूँकि इसमें थोड़ा लार्ज साइज़ होता है क्लोरीन की वजह से, तो लार्ज साइज़ की वजह से इसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, 101 होता है PCl3 का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। हमेशा याद रखें पोलराइजिंग पावर होती केटाइन की, केटाइन पोलराइज करता है तो और पोलराइज होता है वो एनाइन होता है, तो पोलराइजेबिलिटी उसके लिए यूज़ करते हैं एनाइन के लिए कि उसमें कितनी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफॉर्म हुआ डिस्टॉर्ट हुआ, तो पोलराइजिंग पावर हमेशा केटाइन के लिए होती है। तो यहाँ पे हमेशा आपने केटाइन के हवाले से ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी, तो ये एनाइन कितना पोलराइजेबिलिटी होती है, द टेंडेंसी ऑफ एनाइन टू गेट डिफॉर्म्ड। ठीक है ना, कि एनाइन डिफॉर्म होने की कितनी टेंडेंसी है, तो एनाइन है ही नहीं यहाँ पे तो नन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप इनको भी यानी इस हिसाब से आप ये स्टडी करेंगे, ये कुछ जो अहम पॉइंट्स हैं। विच हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है चूँकि इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम, चूँकि एटम का साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ने से वैंडर वाल फोर्सेज इंक्रीज़ होती हैं ड्यू टू हायर पोलराइजेशन। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसका ज़्यादा इस वजह से होगा चूँकि HF लिक्विड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड है, तो इस हिसाब से वैसे का 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्लस में, और ये तो गैसेज इन सभी का माइनस में होता है। ठीक है ना, सबसे कम होगा HCl का। विच पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल, तो इसमें यही होगा, इसको ज़रा देख लेना है। क्लोरीन और सल्फ़र की, क्लोराइड और सल्फाइड की सेम कन्फिग्रेशन होती है। बाकी क्लोरेट में भी 3 ऑक्सीजन है और सल्फाइड में भी 3 ऑक्सीजन है। क्लोराइड में भी 18 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरेट की क्लोराइड में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, और सल्फाइड की सल्फाइड में यानी S-2 होता है ना, तो उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चूँकि ऑक्सीजन 16 -2 तो वो प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएंगे ना, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल चार्ज बोला है। ठीक है ना, तो इन सभी में आप ये देखा करें ना, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना हो ना तो उन सभी का क्या देख लें, उनका तो इलेक्ट्रॉन देख लें। ठीक है ना, अगर सेम इलेक्ट्रॉन है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगी, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। ठीक है, और आइसो स्ट्रक्चर हैं ये सभी, इनके ना क्लोरेट की भी ये शेप होती है, क्लोरेट की ये क्लोरीन है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये इसके पास एक लोन पेयर भी होता है ना, पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, और सल्फाइड जो है ना -2 होता है ना, ये -2 हो गया, और यहाँ पे भी एक लोन पेयर इसके पास भी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी ये सेम शेप पिरामिडल शेप होगी। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ही होगी है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों की sp3 होगी, गूगल कर लेना। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए। विच हैज़ मैक्सिमम, विच हैज़ यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 29 है विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड मोमेंट। अच्छा, बॉन्ड मोमेंट क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में
इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, इसको बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ इसको बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ़र्क देखेंगे, NF3 में NH3 में, NF3 में तो इतना डिफरेंस नहीं, कार्बन ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका बॉन्ड मोमेंट मैक्सिमम होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बॉन्ड मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, NF3 का। क्वेश्चन नंबर CO2 का कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ़र्क होता है, इसका फ़र्क होता है ऑक्सीजन कार्बन की 2.5 और ऑक्सीजन की 1 का डिफरेंस है, और NF3 में नाइट्रोजन की 3 और फ्लोरीन की 4, तो यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से फिर NF3 में चूँकि 3 है यहाँ पे ना, 3 यहाँ पे हैं फ्लोरीन, इस वजह से 3 को हम वो नेट को नहीं देखेंगे, हम एक को ही देखेंगे। फिर भी फ्लोरीन NF3 को करेंगे, चूँकि फ्लोरीन का साइज़ भी स्मॉल है ना ऑक्सीजन से, NF3 ही राइट आंसर होगा। मज़ीद इसको आप सर्च कर लीजिएगा, NF3 ही आंसर होगा, ठीक है। हाउ मैनी पाई बॉन्ड इन अलाइल साइनाइड, अलाइल साइनाइड ये हमारे पास है। अलाइल ग्रुप कौन सा होता है, अलाइल ग्रुप यानी जब विनाइल sp3 कार्बन के साथ अटैच होता है, sp3 कार्बन ये विनाइल है, ये CH2 मैं लिख रहा हूँ, लिखा नहीं जा रहा, और ये हमारे पास अलाइल साइनाइड बन गया। 1 और ये 2, इसमें टोटल 3 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है, अलाइल साइनाइड। बोराजीन आइसो, ये आइसोस्टीरिक है। आइसोस्टीरिक वो होते हैं, आइसो स्ट्रक्चर भी होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। तो इन दोनों में बोराजीन, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है, B3N3H6, B3N3H6, B3 ये देखें ज़रा, ये C6H6। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, कार्बन में कितने हैं, 6 6 36। वैलेंस को देख लें, वैलेंस को देख लें। अच्छा, वैलेंस में 6 हाइड्रोजन के और 6 4 24 कार्बन के, 24 और 6 30, और इसी तरह B3N3H6, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोरोन के पास वैलेंस में 3 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 और इसके 5, 3 और 5, 3 और 5 8 3 24, ठीक है। इन दोनों के कुल मिला के 24 जमा 6 30 हो गए। इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, एटम भी सेम है, चूँकि एटम भी 12 12 है, इलेक्ट्रॉन 30 30 हैं। आइसोस्टीरिक होंगे, अगर आइसोस्टीरिक की जगह पे बोथ होता, बाकी सेम होता, तो फिर भी राइट आंसर बोथ होता। विच ज्योमेट्री जनरली नॉट डाइपोल मोमेंट, टेट्राहेड्रल का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, अलबत्ता सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम सेम हों। स्क्वायर प्लेनर का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, अलबत्ता सेम हो, क्या हों, बॉन्डेड एटम सेम हों। लीनियर ज्योमेट्री का भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, अलबत्ता उसमें सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग एटम सेम हो। ट्राइगोनल पायरामिडल का भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं, जनरली नॉट डाइपोल मोमेंट, जनरली का वर्ड यूज़ किया गया ना, तो थोड़ा इसको देख लें, जनरली के हिसाब से है, फिर जनरल यही भी सेम एटम है। तो यहाँ पे जनरली नॉट डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को समझें कि डाइपोल मोमेंट किन का नहीं होता, सभी का नहीं होता, ठीक है ना। तो नॉट डाइपोल मोमेंट, तो इसका राइट आंसर नन को नहीं करेंगे, यही ऑल ऑफ दीज होगा। स्टेटमेंट इन सभी का डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश आई नज़म के शायर, कयूम नज़र इसके शायर हैं, चूज़ करेक्ट। तो इसका ये मिराइकल मुजज़ा होता है, तो इसका राइट स्पेलिंग ये होगा। गॉस्पेल बुक्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पे ये नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात, और दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद, ठीक है, नाजिल हुई, ठीक है। तो सबसे पहली अगर बुक पूछी जाए तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई, सबसे पहली बुक तौरात है, यानी आसमानी किताब में से सबसे पहली किताब तौरात है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले आए हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर दूसरी बुक है ज़बूर, दाऊद अलैहिस्सलाम पे, दाऊद अलैहिस्सलाम परिंदों से बातें किया करते थे। तो उसके बाद है तीसरे पे आई है जो आसमानी किताब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, ठीक है। और फिर जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक। तो ईसा अलैहिस्सलाम पे गॉस्पेल बुक है। आप ये फ़र्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की जो बुक है जनरल नॉलेज की, उसमें ये इसको इंग्लिश में इसको ये लिखा गया गॉस्पेल बुक, ठीक है ना। तो इसको आप मज़ीद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के भी नाम
जो हैं वो जैसे हम आम ज़ुबान में बोलते हैं वो और हैं, वैसे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में उनके नाम और हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का जैसे जेसस आई थिंक है। बहरहाल तो इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल हमारे हैं, आफाक सिद्दीकी की ये नज़म है। उर्दू हरूफ तहजी 36 है। मज़ीद आप इसको डिस्कस कर सकते हैं स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में 0344780779 में, ये व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका तो ये नहीं, उसमें अलिफ मद्दा नहीं है, इससे 36 ही दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये फ़र्स्ट क्लास की बुक है। झैल में कौन सी नज़म, तो सभी नज़म सूफ़ी तबस्सुम की हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स अटेन द हीलियम कन्फिग्रेशन फॉर स्टेबिलिटी, जस्ट 3 हैं। या तो हाइड्रोजन अटेन 2 करेगी, हाइड्राइड बनेगा, या लिथियम 1 लूज़ करेगी, या बेरिलियम 2 लूज़ करके हीलियम कन्फिग्रेशन करेगी। तो 3 ही इसका आंसर होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग सुपर ऑक्साइड में, अब जैसे ऑक्साइड में जैसे ऑक्सीजन में यानी O2 में 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, जिसको π2py π*2py π*2pz कहा जाता है। अब O2 पर ऑक्साइड में O2 -1 होगा तो मीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, एक पेयर्ड हो गया, एक अनपेयर्ड ही रहा, तो एक ही अनपेयर्ड होते हैं सुपर ऑक्साइड में। ठीक है, तो इस लिहाज से अब अगर ये इसी वजह से पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, और जो सुपर ऑक्साइड अच्छा, एक होते हैं पर, फिर सुपर, तो सुपर में फिर 2 हो जाएंगे ना, तो फिर वो पेयर्ड हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉरी, इसका राइट आंसर मेरे ख्याल में क्वेश्चन उधर भी रॉन्ग था, तो इस वजह से फिर क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन वहाँ पे आंसर की में ये पुट किया, तो इसका 2 आंसर ही होगा, चूँकि सुपर ऑक्साइड होते हैं ना O2 -2। ठीक है, सॉरी ये तो पर ऑक्साइड हो गया ना, O2 -2 जो कि ऑक्सीजन। सुपर ऑक्साइड होते हैं O2 -1, O2 -1 यानी एक ऑक्सीजन का -1/2 आएगा ना, तो ये सुपर, हाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ये। बस देखें ना, अब क्वेश्चन को अगर लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो फिर आप उसको इजीली ऐसे ही ज़हन में सोचेंगे तो फिर हो सकता है आप गलत कर बैठें। तो लिख के देख लिया करें, आपको चीज़ों का पता होता है लेकिन माइंड एकदम से आप वो इतना कॉन्फिडेंस होता है, 100% कॉन्फिडेंस होता है, तो 101% वो गलत हो जाता है। तो इस लिहाज से नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब आज 15 है, ठीक है ना, 16 17 को उसका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है ना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।